नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी की परिभाषा को जाना था और उसके बाद हमने देखा कि पारितंत्र क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करता है। आज की वीडियो की शुरुआत होती है जैवमंडल से, यानी बायोस्फीयर क्या होता है इसे हम देखेंगे और इसी क्रम में आगे चलेंगे। तो जैवमंडल का तात्पर्य क्या है? यहाँ शब्द से जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है। जीवों का मंडल, जहाँ पर जीव पाए जा रहे हैं वो सारा क्षेत्र बायोस्फीयर यानी जैवमंडल के अंतर्गत आता है। अब इसमें मिट्टी, शैल, जल, वायु सब कुछ आ सकता है जहाँ पर जीवों की उपस्थिति। ये पृथ्वी के चारों ओर मौजूद है, मतलब पृथ्वी पर ही मौजूद है। आसपास का जो पूरा वातावरण है, जीवों की जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक उपस्थिति है, वो सब जैवमंडल। पहुँच का मतलब ये होता है कि जीव के लिए वहाँ अनुकूल दशाएं हैं, तभी वो वहाँ मौजूद है। और इस रूप में अगर देखा जाए तो ये जो जैवमंडल है ये सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है और इसके साथ किसी भी जीवित जीव का संबंध हो सकता है और यह मंडल जो है ये जीवों का भरण पोषण करता है। तो एक सीधी सादी परिभाषा यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसके बाद आप देखिए ये चित्र बना हुआ है, इसमें व्यष्टि, समष्टि, समुदाय और पारितंत्र के आधार पे डिवीजन किया गया है कि किस प्रकार से इनका बंटवारा है। एकदम जो बेसिक इकाई है वो इसमें व्यष्टि है, यानी एक सिंगल जीव की बात हो रही है। फिर उसी से बनती है समष्टि। फिर कई सारे जीवों का जब आपस में झुंड बनता है तो वो समुदाय, जो कि आपस में अंतरक्रियाएं करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। समुदाय के बाद पारितंत्र, जो कि और ज़्यादा उलझी हुई चीज़ है। और फिर पारितंत्र के बाद बायोम की जो स्थिति है वो बनती है। तो ये चित्र आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखें कि पारितंत्र के घटकों के बारे में दिया हुआ है, जो कि हैं जैविक और अजैविक। तो अजैविक घटकों को 3 भागों में बांटा गया है। अजैविक और जैविक का अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आप जानते हैं। तो अजैविक घटक अर्थात जिनमें जीवन नहीं हो, तो ये भले ही जीवन से युक्त नहीं है, लेकिन जो जीवित जीव है या जीवित प्राणी है उनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब इसमें भौतिक घटक होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो भौतिक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ऊर्जा है और ऊर्जा के लिए हम सूर्य पर निर्भर है, यानी सोलर एनर्जी जो है वो सबसे आवश्यक चीज़ है, तो वो इसमें सबसे पहले नंबर पर। इसके बाद तापमान, जो कि सूर्य के प्रकाश से ही निर्धारित होता है और सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तापमान, फिर उसके बाद वर्षा, वर्षा के बाद आर्द्रता और आर्द्रता के अलावा दाब, ये सब भौतिक कारक है। ये पारितंत्र में जीवों की वृद्धि को बढ़ाने, नियंत्रित करने या स्थिर बनाए रखने में सहयोग करते हैं। ये सभी चीज़ें होती हैं। अकार्बनिक पदार्थों में जो कार्बन के अलावा उपस्थित हो, तो इसमें अकार्बनिक पदार्थों में से आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दीजिए, क्योंकि CO2 इसमें कार्बन साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये यौगिक है, कार्बन और ऑक्सीजन से बनने वाला। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया। यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इसके अलावा पानी, चट्टान और मिट्टी और खनिजों में तो कार्बन की उपस्थिति होती है। आप इसे अकार्बनिक में नहीं रख सकते। हालांकि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो कि कार्बन रहित होते हैं, लेकिन प्रायः ज़्यादातर खनिज जब उत्खनित करके निकाले जाते हैं, मतलब जमीन में से खोद कर निकाले जाते हैं, खनिज का अर्थ ही यही होता है कि वो खनन करके निकाले गए, खान से निकाले गए, तो उस अवस्था में उनके साथ कार्बन मौजूद रहता है। लेकिन यहाँ एक मोटे तौर पे खनिजों की परिभाषा को लिया गया है, तो उसके आधार पे ये अकार्बनिक पदार्थों में डाले गए। कार्बनिक पदार्थों में सीधी बात है कि जिन यौगिकों में या जिन पदार्थों में कार्बन की उपस्थिति होगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ रखा था, इसको आप जो कार्बनिक पदार्थ वाला दायरा है उसमें डाल दीजिए। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और ह्यूमिक जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब कार्बनिक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं और ये सजीव तंत्र के मूलभूत अंग कहलाते हैं। मूलभूत अंग का मतलब ये है कि इन्हीं से जीवन की शुरुआत होती है। यही जो प्रोटीन, लिपिड आप देख रहे हैं, कोशिकाओं का निर्माण शुरू होता है, फिर कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, कई सारी कोशिकाओं से, फिर जब बहुत सारे ऊतक संयुक्त होते हैं तो अंग बनते हैं। इस प्रकार से शरीर पूरा डेवलप होता है किसी भी जीवधारी का। तो ये बेसिक इकाई, तो इतना हमने देखा और इसीलिए कहा जाता है कि ये जैविक और अजैविक घटकों के बीच में एक कड़ी के तौर पर, यानी दोनों को जोड़ने वाले साधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सूर्य के प्रकाश की चर्चा थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पारितंत्र में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत और एकमात्र स्रोत भी कहा जा सकता है, क्योंकि एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट तो हम सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। तो ये कैसे है? ये जो सौर ऊर्जा है ये असल में विकिरण ऊर्जा है। हमारा सूर्य एक तारा है और उसके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। हाइड्रोजन का ईंधन, इसमें हाइड्रोजन के जो अणु हैं और परमाणु, उनमें जो संलयन की प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है। संलयन का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे नाभिक जो है वो आपस में संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जितने हाइड्रोजन के नाभिक जुड़े उतना ही हीलियम बन जाए। कुछ न कुछ द्रव्यमान क्षति होती है और ये जो क्षति है ये ऊर्जा के रूप में, विकिरण ऊर्जा के रूप में वहाँ से रिलीज होती है और वही सूर्य के प्रकाश या सूर्य के ताप के रूप में हमें प्राप्त होती है।
तो ये पूरा फंडा है। अब इसमें विकिरण ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वो पूरे पारितंत्र को नियंत्रित करती है। प्रकाश का भेदन, अब यहाँ पर ये जो बताया गया है इसे आप ध्यान से देखिए, ये पानी के संदर्भ में है। जमीन पर तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है प्रकाश का कि वो आएगा, लोगों को ऊर्जा देगा, लेकिन पानी के अंदर किस प्रकार से उसका बंटवारा होता है। पानी की जो ऊपरी सतह होती है वहाँ पर प्रकाश ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और कुछ हद तक ये पानी की पारदर्शिता पर भी निर्भर करता है, पानी कितना शुद्ध है और उस पर किस प्रकार की वनस्पति तो नहीं पाई जा रही है। जैसे वनस्पतियों का पूरा आवरण है तो सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जाएगा, तो पानी की गुणवत्ता खराब होने लगेगी और वहाँ पर जीवों की तादाद में कमी आने लगेगी, तो वो एक अलग चीज़ है। और यहाँ पर आप देखें कि प्रकाश की भेदन की सीमा के आधार पर तालाब को चूंकि हमने सबसे सरल पारितंत्र के अंतर्गत लिया था, तो उसी के आधार पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। तालाब को सुप्रकाशित, मध्य प्रकाशित और अप्रकाशित क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। सुप्रकाशित मतलब प्रकाश की पहुंच जहाँ अच्छी खासी हो, तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जीवों की उपस्थिति दिखाई देती है। मध्य प्रकाशित में अपेक्षाकृत कम हो जाती है, और जो एकदम से अप्रकाशित है वहाँ पर नहीं के बराबर होती है। ये आपने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अकार्बनिक पदार्थों के बारे में कुछ कहा गया है। तो जल, इसके अलावा कार्बन जो है वो कार्बनिक पदार्थों की श्रेणी में आता है। कार्बन और उसके मित्र ये सब मिलकर कार्बनिक रसायन, यानी जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम मूल रूप से देखेंगे पानी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे जो कुछ अन्य तत्व हैं उनके बारे में। इसके अतिरिक्त अन्य तत्वों में आप देखिए सल्फर, फास्फोरस और जो जितने भी यहाँ तत्व आप देख रहे हैं, जैसे सल्फर और फास्फोरस आपने देखे जो कि तालाब की अवस्थिति पर निर्भर है, वो सब इसमें सम्मिलित है। ठीक है, पानी को हमने देखा, इसके अलावा फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, या फास्फोरस फिर से एक बार रिपीट कर गया है, ये सब तालाब की उपस्थिति पर निर्भर करते हैं। तो तालाब की जो उत्पत्ति है या उसकी जो अवस्थिति है उसके आधार पर यह तय होता है कि उसके पानी की गुणवत्ता कैसी होगी और वहाँ पर कौन से तत्वों की मौजूदगी होगी। अकार्बनिक पदार्थों में यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पानी के अंदर घुली हुई अवस्था में होती है। यहाँ कुल मिलाकर ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है, आप कार्बनिक और अकार्बनिक में उलझने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि सूर्य का प्रकाश जहाँ पर जिस मात्रा में पहुँचता है उसी के आधार पर वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है या बाकी क्रियाएं चलती हैं। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जो कि पानी में पाए जाने वाले जितने भी पादप प्लवक हैं या जो जलीय जीव हैं उनके लिए मूल स्रोत होती है श्वसन का या पोषण का। इसके अतिरिक्त पौधे और जंतु भोजन तथा गैसों के विनिमय के लिए पानी पर निर्भर होते हैं। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर तथा अन्य जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो सजीवों के अंदर आरक्षित अवस्था में रहते हैं, मतलब किसी न किसी रूप में, चाहे तरल अवस्था में रहें, चाहे कोशिका के अंदर संचित रहें या किसी अंग विशेष में संचित रहें, वो कुछ न कुछ मात्रा में शरीर में मौजूद रहते हैं। और इसमें से कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जो कि प्रचुर मात्रा में होते हैं, शरीर उसी पर टिका होता है, कोशिकीय संरचना से लेकर हड्डियों के निर्माण तक। तो शरीर के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। और इनकी अल्प मात्रा घुलनशील अवस्था में भी हो सकती है। तो ये तो शरीर की संरचना या जीव कौन सा है इस पर निर्भर करेगा। अब यहाँ पर देखिए कार्बनिक यौगिकों को, तो तालाब में आमतौर पर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ अमीनो और ह्यूमिक जो एसिड हैं या इस तरह के पदार्थ हैं वो होते हैं। और मृत पौधों और जंतुओं के अपघटित उत्पाद, वहाँ से कार्बन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। यह आंशिक रूप से पानी में घुले रहते हैं और आंशिक रूप से पानी में ही लटके रहते हैं, यानी निलंबित रहते हैं। अब जैविक घटकों को देख लेते हैं। तो जैविक घटकों यानी सजीवों के बारे में अगर देखा जाए तो एक कैटेगरी उसमें ऐसी होती है जो भोजन उपलब्ध कराती, वो आत्मनिर्भर होते हैं, वो किसी को खाकर अपना जीवन नहीं बिताते हैं या अपने भोजन को पूरा नहीं करते हैं, वो सूर्य के प्रकाश से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और फिर उनको खाकर या उन्हीं पर निर्भर रहकर या उनको खाने वाले प्राणियों को खाकर जो अन्य जीव हैं वो जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, ये बनती है। उत्पादक हरे पौधे ही होते हैं और इसलिए यहाँ इनकी जो महत्ता है वो बढ़ जाती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पूरे पारितंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं और इन्हीं को हम काटते जा रहे हैं, बेहिसाब काट काट कर अपने फायदे के लिए यूज़ करते जा रहे हैं। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि इस प्रक्रम के लिए मिट्टी से जल और पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इन्हें चाहिए होती है और सूर्य से ये सौर ऊर्जा का जो अवशोषण है वो करते हैं, यानी सौर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। मतलब जो हमारे लिए बेकार है वो इन्हें चाहिए, उस वेस्ट मटेरियल को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह के प्रदूषक पदार्थ, उन्हें ये अवशोषित करके अपना भोजन उससे ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से मिट्टी में उपस्थित जो अपशिष्ट होते हैं उनको भी अपनी खुराक बना लेते हैं। तो ये प्रकृति का शोधन भी करते हैं और प्रकृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि उपभोक्ता क्या होते हैं। तो उपभोक्ता यानी उपभोग करने वाले, अर्थात दूसरों के सहारे जीने वाले और दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाले। तो यह विषम पोषी कहलाते हैं और स्वपोषियों द्वारा संश्लेषित किए गए भोजन को खाते हैं। भोजन की पसंद के आधार पर इनके 3 भाग हैं, मतलब 3 वर्ग हैं। एक तो शाकाहारी होते हैं जो कि सिर्फ स्वपोषी, मतलब जो हरे पौधे हैं उन्हीं को खाते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो इन शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, जैसे कि शेर, बिल्ली, कुत्ता। और सर्वाहारी जंतु जो हैं वो दोनों। अब यहाँ पर बिल्ली और कुत्ता जो है ये कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर्वाहारी हैं। सर्वाहारी ये परिस्थितिवश बन जाते हैं, लेकिन मूल रूप से जो इनका स्वरूप है वो मांसाहारी ही होता है। मतलब इनकी खुराक तो मांस ही है, क्योंकि कुत्ते जो है वो भेड़ियों से विकसित हुए हैं और बिल्ली जो है वो
मतलब बाघ के परिवार की है। तो इस प्रकार से इनकी जो पीछे की हिस्ट्री है या पीछे का जो इनका जैविक संरचना का स्वरूप है उसे देखा जाए तो ये सामान्य रूप से मांसाहारी होते हैं। बाकी मानव, सुअर और गौरैया जैसे जो जीव हैं, पक्षी और चौपाया, इसके अलावा दोपाया, सभी का एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया गया। तो ये सब सर्वाहारी होते हैं, ये सब कुछ खा सकते हैं, जो कुछ मिले वो खा लेंगे। और इसके अतिरिक्त आप देखिए अपघटक, तो अपघटक जो है इन्हें मृतपोषी कहा जाता है, यानी मृत पदार्थ या जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उस पर इनका जीवन निर्भर होता है। और ये अधिकतर बैक्टीरिया यानी जीवाणु और कवक ही होते हैं। इस तरह के जो अपघटी या अपघटक के तौर पे हम देख रहे हैं ना ये जीवों को, तो ये प्रायः जीवाणु होते हैं या फिर कवक होते हैं, जो कि पौधों या जंतुओं के मृत अपघटित और मृत कार्बनिक पदार्थों के सड़ रहे अवशेषों को अपने शरीर के बाहर एंजाइमों का स्राव करके ग्रहण करते हैं। मतलब इनके शरीर से खास एंजाइम निकलते हैं जिन्हें कि ये स्रावित करते हैं, तो उन पदार्थों का विघटन शुरू हो जाता है, उसमें से ये अपनी फायदेमंद चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। पोषकों के चक्रण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इन्हें अपरदभोजी कहा जाता है। ये जो सड़े गले चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, उन्हें खा पी कर मतलब समाप्त करके कम से कम प्रकृति को साफ रखने का काम करते हैं। अब उत्पादक या स्वपोषियों को थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। तालाब के सभी विषम पोषियों के लिए भोजन का संश्लेषण करने वाले, अब यहाँ पर तालाब बार बार आप क्यों देख रहे हैं? तालाब को यहाँ हमने एग्जाम्पल बनाया है, एक सरल पारितंत्र का उदाहरण, जिससे कि आप बेहतर समझ सकें। तो विषम पोषियों के लिए भोजन का संश्लेषण करते हैं और इन्हें दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये पानी की बात हो रही है। अब यहाँ पर स्वपोषी कौन है? ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, पादप प्लवक होते हैं, जो कि पानी पर उपस्थित, मतलब ऊपर की जो सतह होती है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से अपने भोजन का निर्माण करते हैं और इन्हीं के सहारे जो बाकी जलीय जीव हैं उनको भोजन प्राप्त होता है। तो ये छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, यानी इन्हें खुली आंखों से, सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कभी कभी यह तालाब में इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं कि तालाब हरा दिखाई देने लगता है। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, इसके अलावा क्लोरोडोफोरा और डाइटम्स, वॉलवॉक्स, इस प्रकार के जीव इस श्रेणी में आते हैं। इनके बारे में आपने जीव विज्ञान में पढ़ा होगा। जड़ युक्त पौधे होते हैं। ये पौधे जो हैं ये परिसीमा से लेकर गहन परतों वाले संकेंद्रीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पानी की गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जलीय पौधों के 3 अलग अलग क्षेत्र दिखाई देते हैं। अब 3 अलग क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला वाला आप देख रहे हैं, ये निर्गत या उद्रामी पादप क्षेत्र होता है, जैसे कि टाइफा, बुलरश या सेजिटेरिया इसमें आते हैं। और प्लावी पत्तियों वाले जड़युक्त जो पादप होते हैं, प्लावी पत्ती का मतलब क्या है? उनकी पत्तियां तैरती होती हैं, लेकिन जो जड़ होती है वो गहराई में जो कीचड़ या दलदल है, मतलब मिट्टी की सतह जहाँ पर है वहाँ तक गई होती है। इसमें निम्फिया का नाम आता है। और पानी में डूबे हुए कुछ पौधे होते हैं, जैसे कि तालाब में पाई जाने वाली खरपतवार, जैसे हाइड्रिला है, रूपिया है, मस्क ग्रास है, ये सब जो घास की प्रजातियां होती हैं। ये जो मस्क ग्रास है इसको ऐसे सामान्य बोलचाल वाली भाषा में सेवार कहा जाता है, लंबी लंबी होती है, सरपत की जैसी। तो ये सब वनस्पतियां हैं जो कि पानी में अलग अलग स्थितियों में पाई जाती हैं, क्योंकि पानी की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। तालाब में हर जगह बराबर गहराई नहीं होती है और तालाब का पानी और जो सतह है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है। तो वनस्पतियों की भी उगने की जो प्रक्रिया है वो वैसी ही होती है, उसी के हिसाब से होती है। तालाब ही नहीं, किसी भी जलीय पारितंत्र की यही बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देखें कि उपभोक्ता या विषम पोषी की बात हो रही है। तो वे जंतु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषम पोषी या उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे कि टैडपोल, घोंघा, सनफिश, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल तमाम है। तालाब के जंतुओं के आधार पर देखा जाए तो पहला तो जू प्लैंक्टन्स है, इसमें वर्गीकरण किया गया है। जू प्लैंक्टन्स मतलब जंतु प्लवक की बात हो रही है। ये तैरने वाले जंतु होते हैं, जैसे कि साइक्लोप्स, साइप्रस एक्सेट्रा। और तरणक, ये जो नेक्टॉन्स है, इन्हें देखा जाए तो ये जंतु अपनी इच्छा से तैर सकते हैं, मछलियाँ। और एग्जाम्पल के तौर पे मछलियों का यहाँ उदाहरण लिया गया। और नितल स्थित जो प्राणी है, ये जो नितल में स्थित प्राणी होते हैं, यानी ये एकदम जो गहराई है वहाँ पर मौजूद होते हैं, तलहटी में मौजूद होते हैं। इसमें माइटस हैं, घोंगे हैं, क्रस्टेशियन कुछ पाए जाते हैं, इस प्रकार के भृंग होते हैं। ये सब जो जीव हैं ये ज़्यादा गहराई के अंदर पाए जाते हैं, इसे हमने देखा। और ये सभी उपभोक्ता की ही प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अपघटकों को देख लेते हैं। तो पूरे तालाब में ये फैले हुए होते हैं, जहाँ भी सड़े गले पदार्थ, अवशेष, अपशिष्ट मिल जाए वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। और अवसाद के अंदर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ अवसाद होगा वही तो इनका मेन घर है, तो उसके अंदर तो ये रहेंगे ही। ये बैक्टीरिया और कवक कुछ भी हो सकते हैं, राइजोपस, इसके अलावा पेनिसेलियम, इस प्रकार के जो जीव हैं छोटे छोटे वो पाए जाते हैं। ये तालाब की तली में भी पाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर मोटी बात यह है कि इनका मूल ठिकाना अपघटक जो अवसाद होते हैं उनके अंदर होता है, तभी ये अपघटन का काम कर पाएंगे। तो अवसाद जहाँ भी होगा वहाँ इनकी उपस्थिति प्रचुर होगी। अब पारितंत्र के कार्यों को देख लेते हैं। तो पारितंत्र के कार्यों में अगर देखा जाए तो एक जटिल परिवर्तनशील तंत्र है पारितंत्र। मतलब जटिल तो है ही है और इसमें लगातार बदलाव होते हैं, इसलिए और जटिल हो जाता है। इसे समझना इतना आसान नहीं हो पाता। ये विशिष्ट काम करता है। विशिष्ट काम क्या करता है तो यहाँ दिया हुआ है। खाद्य श्रृंखला में ये ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखता है और पोषणों का जो या पोषकों का जो चक्रण है उसको करता है। जो भूजैव रासायनिक चक्र हम लोग देखते हैं उसे पूरा करने में, उसे सही तरीके से संचालित करने में अपना क्रियाकलाप दिखाता है।
पारिस्थितिकी अनुक्रम या पारितंत्र का विकास करता है। समस्थापन या पुनर्भरण की जो नियंत्रण प्रणालियां हैं उसको कंट्रोल में करने का काम भी ये करता है। पारितंत्र के कई सारे काम हैं। यहाँ तो आप सिर्फ 4 मोटे मोटे जो क्षेत्र हैं उनको देख रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त फुटकर इसके असंख्य ऐसे काम हैं जिन्हें कि हम ऐसे सामान्य तौर पर देख भी नहीं पाते या समझ भी नहीं पाते। तो पारितंत्र का ही हमने उपयोग देखा। अभी खाद्य श्रृंखला को देख लेते हैं, यानी फूड चेन। और फूड चेन जब कई सारी आपस में उलझ जाती हैं, यानी एक दूसरे से अंतर संबंधित हो जाती हैं, तो इस प्रकार से खाद्य जाल बनता है। अब यहाँ खाद्य श्रृंखला की अगर बात की जाए तो अलग अलग प्रकार के जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इनके द्वारा पारितंत्र में हरित पादपों यानी जो उत्पादक होते हैं वहाँ से क्रमवार तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर के स्तरों में जाती है वैसे वैसे उसमें मात्रा घटती जाती है, ऊर्जा का ह्रास होता जाता है और ये एक दिशीय प्रवाह होता है। इसीलिए ऊर्जा की जो एक नितांत यहाँ पे क्षति है उसे हम देखते हैं। अब ये हरित पादप यानी जो हरे पौधे हैं ये उत्पादक होते हैं। हरी वनस्पतियां यानी कुल मिलाकर जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना प्रकाश संश्लेषण करके अपना ऊर्जा का संचय करते हैं, भोजन निर्माण करते हैं और उनको खाकर जो शाकाहारी जीव हैं उनकी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, मतलब उन पौधों में संचित ऊर्जा को वो प्राप्त करते हैं। लेकिन इस बीच में ऐसा नहीं होता है कि पेड़ ने जितनी ऊर्जा सूर्य से ग्रहण की है या अपने अंदर स्टोर करके रखी है उसका 100% जो उसका सेवन कर रहा है या उन पौधों को खा रहा है उस जीवधारी को उतनी पूरी ऊर्जा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ऊर्जा का ह्रास बीच के स्तरों में लगातार होता है। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये कहा गया। और आप देखिए कि हरे पादपों द्वारा निर्मित खाद्यों से प्राप्त ऊर्जा को विभिन्न जीवों के क्रमवार अन्य जीवों के खाने और स्वतः भी खाने के का जो क्रम होता है या जो सिस्टम होता है इससे बनने वाली एक लंबी चेन को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अब इसे सरल तरीके से आप समझें कि घास जो है वो एक स्वपोषी चीज़ है, मतलब खुद से अपना पोषण प्राप्त करती है। हरी वनस्पति तो ये भी है। और इसको खाता है टिड्डा। टिड्डे को मेढक खा लेता है, मेढक को सांप खा लेता है और सांप को कोई चील या बाज खा लिया। तो इस प्रकार से एक फूड चेन बन गई जो कि एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले जीवधारियों को दर्शा रही। और प्रत्येक सोपान ये पोषण स्तर कहा जाता है। सोपान का मतलब प्रत्येक जो स्टेप है इसमें, जैसे सीढ़ी में स्टेप होते हैं, सोपान उन्हें संस्कृत में बोलते हैं। तो ये जो सोपान है यहाँ पे पोषण स्तर के तौर पर देखे जाते हैं। अब इस उदाहरण में घास पहला और बाज जो है वो 5वें पोषण स्तर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी सबसे शुरुआती पोषण स्तर क्या है? घास है और सबसे अंतिम पोषण स्तर जो है वो बाज है। नेक्स्ट, ऊर्जा स्थानांतरण की ये जो प्रक्रिया है इसमें ऊर्जा तंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में लगातार ऊर्जा का क्षय होता है। यानी ऊर्जा का जो पूरा सिस्टम है उसमें से ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा की क्षति होती है उसे हम देखते हैं। और ये जो क्षय है ये एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब स्थानांतरण होता है ऊर्जाओं का तो इसी क्रम में होता है। और यहाँ आप देखें कि अंतः श्रृंखला में सोपानों की संख्या 4 से 5 तक ही सीमित हो पाती है और खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित पोषण स्तरों की पहचान की जा सकती है। तो पोषण स्तर जो है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये स्वपोषी परपोषी वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब इसमें स्वपोषी का तात्पर्य वही सीधा है जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम हो, स्वयं प्राप्त कर सके। तो ये पारितंत्र के अन्य सभी जीवों को भोजन का उत्पादन कराते हैं। हालांकि इन परिभाषाओं को हमने शुरुआत में ही देखा है, यहाँ वही चीज़ है थोड़ा सा और विस्तार से। और इसमें अधिकतर हरे पादप ही आते हैं। अकार्बनिक पदार्थ को ये सौर ऊर्जा की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और यही रासायनिक ऊर्जा इनके अंदर संचित रहती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जिस दर से विकिरण ऊर्जा संचित होती है उसका अगर पूरा मापन किया जाए तो उसे सकल प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। यही जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादन। और इसे उत्पादकता का या इसे कुल उत्पादकता का एक भाग पौधे के द्वारा अपने उपापचय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये जो कुल उत्पादकता है इसका एक हिस्सा जो होता है वो पौधा अपने लिए इस्तेमाल करता है, अपने उपापचयी क्रियाओं के लिए प्रयोग करता है और शेष भाग पौधे के द्वारा नेट प्राथमिक उत्पादन के रूप में संचित कर लिया जाता है। मतलब जो नेट प्राइमरी प्रोडक्ट है उसके रूप में वो संचित हो जाता है जो कि उपभोक्ताओं के लिए उपस्थित होता है या उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होता है। यानी प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई है। शाकाहारी जो होते हैं उनको देख लेते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से पौधों को खाते हैं और इसमें कीड़े मकोड़े, पक्षी, कृंतक और जुगाली करने वाले जीव आते हैं। अब इसमें एक तथ्य ये भी है कि सारे कीड़े मकोड़े और सारे पक्षी जो है वो शाकाहारी हों ये आवश्यक नहीं है। पक्षियों की अनेकों प्रजातियां हैं जो कि मांसाहारी होती हैं और कुछ जो पक्षी हैं वो दोनों खाते हैं, मतलब मांस और जो अनाज या इस तरह की वनस्पति उत्पाद होते हैं उनका भी सेवन करते हैं। जैसे कौवा एक सर्वाहारी जीव है, वो भी एक पक्षी है। इसी प्रकार से अन्य भी। अब तोते को आप देखिए तो वो एकदम शाकाहारी होता है, वो सिर्फ वनस्पति उत्पादों पर निर्भर होता है, वो मांस या इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करता है। गौरैया अनाज भी खाती है और कीड़े मकोड़े भी बीन कर खाती है। तो पक्षियों में वो दोनों बातें हो सकती हैं, इसलिए उन्हें हम एकदम से शाकाहारी की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। विशेष रूप से जो जुगाली करने वाले जीव हैं या हिरण जैसे जो चौपाया पशु हैं वो घास को चरकर या पौधों को चरकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये शाकाहारी की श्रेणी में आ सकते हैं। बाकी कृंतक वगैरह जो है वो भी आते हैं। मांसाहारी अगर आप देखें तो ये जो शाकाहारी जीव है उनका भक्षण करने वाले जीव हैं।
यहाँ परिभाषा के आधार पर मोटा भेद किया गया है, लेकिन आहार के आधार पर अगर भेद किया जाए तो पक्षियों को हम शाकाहारी की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं मांसाहारी में, मांसाहारी जंतुओं का भी भक्षण करने वाले जीव होते हैं। मतलब देखिए, इसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि एक शाकाहारी जीव को खा लेते हैं, तो उनको भी हम मांसाहारी कहेंगे। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सर्वोच्च उपभोक्ता वाला कॉन्सेप्ट आप देखते हैं ना, कि वो इन छोटे मांसाहारी जीवों को खा लेते हैं, तो ये भी तो होते हैं मांसाहारी, लेकिन ये सबसे बड़े वाले मांसाहारी होते हैं, इसीलिए इन्हें सर्वोच्च यानी तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में डाला जाता है। अब यहाँ पर कुछ जीवों के उदाहरण जैसे मेढक है, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, ये जितने भी कैनियंस हैं वो सब इसमें आ गए। अब सर्वाहारी को देख लेते हैं। तो सर्वाहारी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हम ही लोग हैं, मनुष्य। और ये पौधे और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, उसके बाद भी पेट नहीं भरता है, तो और भी चीज़ों को खाते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर सुअर, भालू और मनुष्य। भालू भी सर्वाहारी होता है, वो भी परिस्थिति का दास होता है, जो उसे मिला उसके हिसाब से वो खाएगा। और अपघटक को देख लेते हैं। अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? तो अपघटक का तात्पर्य ये अपघटन करने वाले होते हैं, मतलब जो अपशिष्ट है उनका अपघटन करेंगे, प्रकृति को स्वच्छ बनाने का काम करेंगे। प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों के मृत अवशेष पाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जिन जीवों को मारा गया या जो खुद से मर गए वो खुद ही अपघटित हो जाएंगे या खुद से मिट्टी में मिल जाएंगे। उन्हें अपघटित करने के लिए कुछ क्रियाओं की आवश्यकता होती है, रासायनिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो ये जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इनको संपन्न करने का काम डिकम्पोजर्स का होता है। और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में ये सहायता करते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। अब खाद्य श्रृंखलाओं पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा कि खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है, यहाँ एक चित्र के माध्यम से भी आपको समझा दिया गया। तो ये जो खाद्य श्रृंखला आप देख रहे हैं, ये एक चारागाह की है, ग्रासलैंड है। और घास के मैदान जब होते हैं तो उसमें घास को या घास की पत्तियों का सेवन करने वाले टिड्डे होते हैं, हरे हरे, और वो लंबी छलांग लगाते हैं। मेढक भी लंबी छलांग लगाता है और वो इन्हें पकड़ लेता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है ये उत्पादक है, घास के जो मैदान है उसमें घास उत्पादक है। और प्राथमिक उपभोक्ता इसका टिड्डा है, जो कि घास को खाकर अपना जीवन यापन करता है। मेढक जो है वो टिड्डे को खा लेता है, तो वो द्वितीयक उपभोक्ता है। और मेढक को सांप खा लेता है, तो वो तृतीयक उपभोक्ता है, यानी द्वितीयक मांसाहारी उसको कह सकते हैं, कि मतलब एक मांसाहारी दूसरे मांसाहारी को खा रहा है। और उसके बाद सांप को अगर बाज खा लेता है तो वो चतुर्थ उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। ये हमने देखा, मतलब खाद्य श्रृंखला आपस में उलझी हुई होती है, और जब बहुत ज़्यादा उलझ जाती है तो एक पूरा नेट तैयार हो जाता है, तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अन्य चीज़ों को भी देखते हैं। तो अपरद खाद्य श्रृंखलाएं कौन सी हैं? अपरद खाद्य श्रृंखला थोड़ी अलग होती है। ये सामान्य जो हमने देखा है ना कि चारागाह वाली खाद्य श्रृंखला, उस टाइप की नहीं होती है। चारागाह वाली खाद्य श्रृंखला में जो हरे पौधे होते हैं वहीं से श्रृंखला की शुरुआत होती है। लेकिन अपरद खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, इसमें जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं या उन मृतजीवी जीवों से ये आरंभ होती है जो कि प्रोटोजोन या मांसाहारी जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ आप देखें कैसे चित्र में समझाया गया है। ये अपरद है, यानी मृत सड़े गले जो खाद्य पदार्थ हैं वो हैं। और फिर इन पर जो अपरद भक्षी है वो निर्भर करते हैं, ये प्राथमिक अपरद भक्षी। और इन अपरद भक्षियों को, जैसे कि गुबड़ैले हो गए या फिर कृमि हो गए तरह तरह के, तो इन कीड़े मकोड़ों को खाने वाला यहाँ पे मुर्गा बना हुआ है। और मुर्गे का भक्षण अगर बाज कर ले तो ये तृतीयक अपरद भक्षी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। हालांकि मुर्गे को बाज प्रायः नहीं खाता है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जाए, मतलब खाद्य श्रृंखला को बनाया जाए, तो ये अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अपरद पर निर्भर रहने वाले अपरद भक्षी और उन अपरद भक्षियों को खाने वाला एक द्वितीयक अपरद भक्षी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगली चीज़ जो है वो पारितंत्र के प्रकार है। और पारितंत्र में दो तरह के होते हैं, एक तो प्रकृति द्वारा बनाया हुआ होता है और दूसरा मनुष्य बनाता है। पहले प्राकृतिक को देखेंगे क्योंकि वही मुख्य है और वो सबसे बड़ा है। पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर यह निर्भर होता है। और उदाहरण के लिए जंगल, घास के मैदान, समुद्र, झील, नदियाँ, मरुस्थल, मतलब जहाँ भी परिस्थितिकी या पारिस्थितिकी की उपस्थिति है वहाँ पे पारितंत्र पाया जाएगा। और इसमें भोजन, ईंधन, चारा और औषधियाँ ये सब प्राप्त होते हैं। पारितंत्र सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायकों यानी वैकल्पिक स्रोत जैसे कि हवा, वर्षा, ज्वार भाटा, इन सब पर निर्भर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसके अलावा ज्वार नदमुख यानी जो एस्टुरीज होती हैं, कोरल रीफ यानी जो प्रवाल चट्टानें होती हैं यानी मूंगे की चट्टानें होती हैं, वो सब इसमें आती हैं। अब मानव निर्मित पारितंत्र को देख लेते हैं। तो मानव निर्मित पारितंत्र में एक तो ऊर्जा पर निर्भर उदाहरण है, जैसे कि खेत हो गए या एक्वाकल्चर, तालाब हो गया, ये सब मनुष्य ही बनाता है। खेत प्रकृति ने बनाकर नहीं दिए थे, प्रकृति ने तो उगे हुए पेड़ पौधे यानी पूरे जंगल हमें गिफ्ट किए थे। उन जंगलों को काट के साफ करके हमने वहाँ पे खेती करना शुरू किया, यही प्रक्रिया रही है। तो ये खेत मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं और इन खेतों पर भी बहुत सारे जीव आश्रित होते हैं, चाहे वो पक्षी हों या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हों, और मनुष्य खुद भी आश्रित होता है। तो ये भी एक पारितंत्र है जो कि कृत्रिम है। इसी प्रकार से एक्वाकल्चर, तालाब भी है। जीवाश्म ईंधन की निर्भरता का उदाहरण अगर देखें तो नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र इसमें आ जाएगा। तालाब, झीलें, चारागाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल, जंगल, ये सब प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है, ये ध्यान दीजिएगा। और एक्वेरियम, बगीचा, लॉन, ये सब मानव निर्मित पारितंत्र होता है। पारितंत्र ये भी है और जीव इसमें भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये प्रकृति वाले पारितंत्र की तरह से बड़ा नहीं होता है, इसका दायरा बड़ा नहीं होता है।
अब इसके बाद फूड वेब को देख लेते हैं या फूड नेट को देख लेते हैं। ये जो वेब है ये काफ़ी उलझी हुई होती है। कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जब अंतरक्रिया शुरू करती हैं तो ये उलझ जाता है। पारितंत्र में पोषण स्तर मौखिक नहीं होते, वो एक दूसरे से संयोजित होते हैं। यहाँ पर मौखिक नहीं बल्कि मौलिक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था। कोई भी पोषण स्तर मौलिक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फूड चेन है जो कि यहाँ से शुरू हुई और यहीं पर खत्म हो जाएगी, तब तो सारा कॉन्सेप्ट बहुत सीधा होता है और इस फूड चेन को खत्म करना भी बहुत आसान होता है। बीच में से एक को खत्म कर दीजिए, पूरी फूड चेन वही नष्ट हो जाएगी। लेकिन प्रकृति ने उसकी भी व्यवस्था की है। जो हमारा पर्यावरण है या प्रकृति को बनाने वाली जो भी चीज़ है, आप उसे जो भी कहिए, तो वहाँ से बहुत प्रॉपर व्यवस्था की गई है ताकि स्थायित्व बना रहे। एक खाद्य श्रृंखला अगर रहेगी तो उसे टूटते ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर कोई एक आबादी किसी एक जीव की प्रजाति नष्ट हुई तो नष्ट हो जाएगी और जीव खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसी तमाम खाद्य श्रृंखलाएं आसपास मौजूद होती है। कोई यहाँ है तो कोई उसके जस्ट बगल में चल रही है, कोई उसके जस्ट पीछे चल रही है। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखलाएं चारों ओर मौजूद होती हैं। एक खाद्य श्रृंखला के आसपास दर्जनों ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ये खाद्य श्रृंखलाएं आपस में तो संबंधित होती ही हैं और दूसरी खाद्य श्रृंखला के साथ भी जुड़ी होती है। तो होता यह है कि मान लीजिए कि एक खाद्य श्रृंखला में से कोई एक कड़ी बीच में से निकाल ली गई, ये आपस में ऐसे लिंक है, बीच में से एक कड़ी यहाँ से डिस्टर्ब हो गई, लेकिन यहाँ बगल में दूसरी खाद्य श्रृंखला उसी तरह से समांतर पैरेलल चल रही थी। तो ये होगा क्या कि इधर वाले जो जीव हैं इस वाली खाद्य श्रृंखला से संपर्क करके यहाँ से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे और बदले में यहाँ वाले जो कुछ जीव हैं या यहाँ वाले जो उसके घटक हैं वो इस वाली खाद्य श्रृंखला से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे। तो इनका आपस में संबंध हो गया, ये इंटरलिंक हो गया आपस में, और ऐसे ही बनता है फूड नेट या फूड वेब। और ये जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है इसे स्थायित्व देता है। अगर फूड चेन होती तो नष्ट हो जाती, लेकिन फूड वेब है तो उसे तोड़ने में समय लगेगा और तोड़ना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक अगर रिप्लेस हुआ तो उसकी जगह लेने वाले कई सारे जीव वहाँ पर उपस्थित होंगे। ये हमने देखा। अब यहाँ वही चीज़ें बताई गई हैं थोड़ा सा किताबी भाषा में। तो एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला से उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो वो दूसरी वाली से जुड़ जाएगा, उससे अपना लाभ लेगा। और खाद्य जाल किसी पारितंत्र ऊर्जा का प्रवाह करने का प्रवाह को देखने का या समझने का सबसे यथार्थ मॉडल है। अगर ऊर्जा का हमें सही प्रवाह समझना है कि ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से पारितंत्र में या जीवों के बीच में आपस में होता है, तो इसके लिए हमें फूड वेब को देखना चाहिए, न कि फूड चेन को। अब जब हमने यहाँ पर फूड वेब को देख लिया, यानी पूरे पारिस्थितिकी संजाल को देख लिया, तो इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि इसका एक पिरामिड बनाकर देख लें, ताकि ये पिरामिड वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और इसमें भी हर पारितंत्र के हिसाब से या हर परिस्थिति के हिसाब से पिरामिड के आकार प्रकार और उनका उल्टा और सीधा होना, ये भी ध्यान रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और कही गई है, इसे आप देखिए। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशी या एक रेखीय होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता। अब पारिस्थितिकी पिरामिड को देखिए। पारिस्थितिकी पिरामिड किसी पारितंत्र में पोषण स्तरों का आलेखीय निरूपण है। इनकी आकृति पिरामिड की तरह से होती है, मतलब त्रिभुजाकार, चारों ओर से 3 डायमेंशनल आकृति होती है। और पिरामिड की जो अनुवर्ती श्रेणियां हैं वो शाकाहारी, मांसाहारी और जो शीर्षस्थ मांसाहारी स्तर हैं उनको दर्शाती हैं। और ये 3 तरह का होता है। एक तो उत्पादक पिरामिड होता है, मतलब उत्पादकों का पिरामिड होता है। दूसरा जो है शाकाहारियों का इसमें हिस्सा आता है, उसके बाद तब मांसाहारी, और इसी क्रम में जो शीर्षस्थ यानी सर्वोच्च उपभोक्ता या शीर्षस्थ मांसाहारी हैं वो इसमें शामिल होते हैं। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जो उपभोक्ता होते हैं वो ऊपर वाली श्रेणी में होते हैं। अगर पिरामिड सीधा है तो, अगर इस तरह से दिखाया गया है तो इसमें नीचे वाला स्तर जो है वो उत्पादकों का होता है, वो उत्पादन देते हैं और उनका दायरा बड़ा होता है, उनकी तादाद ज़्यादा होती है। उसकी तुलना में उसके उपभोक्ता कम होते हैं। अगर ये गड़बड़ हो जाए, मतलब उल्टा हो जाए कि उपभोक्ता बढ़ जाए और उत्पादक कम हो जाए, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। अगर होगा तो वो डिसबैलेंस की स्थिति है। अब यहाँ इसीलिए बताया गया है कि उत्पादक जो है ये पिरामिड के आधार की रचना करते हैं, यानी नीचे वाले पार्ट को बनाते हैं, नीचे वही रहते हैं। उसके बाद क्रमशः जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो शाकाहारी, मांसाहारी और जो शीर्षस्थ मांसाहारी हैं वो इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ संख्या पिरामिड को देख लेते हैं। तो यह प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या को दर्शाता है। और उदाहरण के लिए घास के मैदान में घास की संख्या घास को खाने वाले शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। अगर कई लाख घास के पौधे हैं, मतलब लाख में गिनना ये मूर्खता ही है, लेकिन यहाँ समझाने के उद्देश्य से देख लिया जाए, अगर इतना ही सपोज कर लिया जाए, तो अगर कई लाख घास के पौधे हैं तो उतने को खाने वाले कई लाख हिरण नहीं आएंगे वहाँ पर। वो कुछ 100 की संख्या में हो सकते हैं, या बहुत हुआ तो कुछ 1000 की संख्या में हो सकते हैं, जो कि आजकल मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में इनकी तादाद कम होती जाती है। जो भोजन मुहैया कराने वाले बेसिक इकाई है उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो पौधे इसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और शाकाहारी जंतु उसकी तुलना में अपेक्षाकृत कम होते हैं। शाकाहारी जंतुओं की संख्या मांसाहारियों की तुलना में ज़्यादा होती है। ये प्रकृति के द्वारा इस हिसाब से बनाया गया है ना कि जो फूड चेन है उसे कंप्लीट करने के बाद भी इन जीवों का अस्तित्व बचा रहे। नहीं तो ऐसा अगर हो कि जितना खाना है या जितने भी उत्पादक हैं उतनी ही मात्रा में उसके उपभोक्ता हो जाए, तो पूरा जितना उत्पादक का दायरा है उसको खा पी कर वो समाप्त कर देंगे, तो फिर बचेगा क्या? तो फूड चेन वहीं से समाप्त।
लेकिन ऐसा सिस्टम होता है कि उसका एक बड़ा हिस्सा खाने के बाद भी इतना बड़ा भाग बच जाता है कि वो फिर से जो आगे की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर सकता है। तो ये हमने देखा। और एक परजीवी खाद्य श्रृंखला के लिए संख्या पिरामिड हमेशा ही उल्टा और धुरी के आकार का होता है। तो यहाँ जरा पिरामिडों को देख लेते हैं। यहाँ आप देखें कि घास के पारितंत्र में जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है, और वन का अगर पारिस्थितिकी तंत्र देखा जाए तो वहाँ पर पिरामिड को हम उलट देते हैं। तो पहले घास वाले को देख लीजिए। यहाँ उत्पादक यानी हरी घास, उसके बाद उस पर निर्भर रहने वाला टिड्डा, टिड्डे को खाने वाला मेढक और मेढक को खाने वाला सांप। इस प्रकार से ये पारितंत्र डेवलप हो गया। अब वन पारितंत्र में क्या होता है? वन पारितंत्र में आप ध्यान से देखें तो यहाँ उत्पादकों का दायरा सिकुड़ गया है। शाकाहारी जो है वो इनकी तुलना में ज़्यादा, और परजीवी उससे भी ज़्यादा, और उन परजीवियों पर निर्भर रहने वाले जो परजीवी हैं जिन्हें कि परात परजीवी कहा जाता है, उनकी तादाद उससे भी ज़्यादा। ये है आपका वन पिरामिड। तो वन और घास के मैदान के पिरामिड में यहाँ कितना फर्क है उसे आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ और पिरामिडों के बारे में देखना है, जैसे कि जीव द्रव्यमान पिरामिड। तो यह प्रत्येक पोषण स्तर पर खड़ी फसल के कुल जीवों की संगति को दर्शाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसे बताया गया है कि ग्राम प्रति यूनिट क्षेत्रफल या किलो कैलोरी प्रति एकांक क्षेत्रफल के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। कभी कभी मात्रक भी पूछ लिया जाता है। और अधिकतर स्थलीय पारितंत्रों में जीव संगति का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है, जो स्थलीय पारितंत्र होते हैं जमीन पर पाए जाने वाले। और जो जलीय पारितंत्र है वहाँ की क्या स्थिति है? तो जलीय पारितंत्रों में जीव संगति का जो पिरामिड है, यानी जीव द्रव्यमान की बात हो रही है, वो हमेशा उल्टा होता है। जैसे कि तालाब में पादप प्लवक मुख्य उत्पादक हैं और इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। ये बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं और बहुत तेजी से नए पौधे इनकी जगह ले लेते हैं। मतलब जितने नष्ट होते हैं उतने ही फिर से वापस उत्पन्न हो जाते हैं। अतः किसी दिए हुए समय में इनका जो कुल जीव संगति पर इनकी जो कुल जीव संगति है वो इन पर आश्रित शाकाहारी जंतुओं की तुलना में बहुत कम होती है। मतलब जितने थे वो नष्ट हुए और उनकी जगह पे नए आए, तो इनकी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा भारी बढ़ोतरी नहीं देखने के लिए मिलती। ये हमने देखा। तो स्थलीय क्षेत्र में ये सीधा और जो जलीय क्षेत्र है वहाँ पर उल्टा देखा जाता है। अब आगे देखते हैं। यहाँ चित्र बना हुआ है, इसमें पिरामिड ऑफ बायोमास दिया हुआ है और ये इन्वर्टेड है। कैसे इन्वर्टेड है? तो वही फाइटोप्लैंक्टन वाला कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है यहाँ प्रोड्यूसर है वो सबसे नीचे है। क्यों सबसे नीचे और सबसे कम दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये नष्ट होते हैं उतने ही बनते हैं, तो इनमें नष्ट होने की प्रक्रिया भी उतनी ही तेज है जितने की बनने की, और इसीलिए इनकी संख्या कम है। और कम होने का एक कारण ये भी है कि पूरे जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो इन्हीं पर निर्भर है। इसमें जू प्लैंक्टन्स आते हैं और जू प्लैंक्टन्स को खाने वाली छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं और छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियाँ या बड़े जो समुद्री जीव हैं वो होते हैं। ऐसे होता है। तो ये सिस्टम है। और ये जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ये इन्वर्टेड है, मतलब ये जलीय पारितंत्र का उदाहरण है। बाकी जो सीधा है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर सीधा वाला है। तो यहाँ नीचे पेड़ पौधे जो हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के तौर पे दिखाई दे रहे हैं, या प्रोड्यूसर ही आप सीधा इन्हें कह सकते हैं। इसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो शाकाहारी जीव है। इसमें गिलहरी, हिरण, इसके अलावा पक्षी भी कुछ होते हैं इस तरह के। चूहा भी जो है उसको भी शाकाहारी रखा गया है। उसके बाद इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले कुछ मांसाहारी जीव हैं, जैसे कि मेढक है, बिल्ली है, और यहाँ बाज और उल्लू जैसे जीव हैं जो कि कीड़े मकोड़ों का सेवन करते हैं, पक्षियों के अंडे भी खा लेते हैं, लोमड़ी है। और फिर इन छोटे 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 जो मांसाहारी जीव हैं उनको खाने वाले बड़े मांसाहारी जीव होते हैं, जो कि इन मांसाहारियों को खाकर अपना पेट भरते हैं। तो ये सर्वोच्च उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, मतलब टर्शियरी कंज्यूमर प्रीडेटर के तौर पे इन्हें देखा जाता है। इसमें भालू यहाँ बना हुआ है। इस तरह के और भी जीव हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद अगला वाला जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो ऊर्जा पिरामिड का है। तो ऊर्जा पिरामिड जो है इसमें अगर देखा जाए तो प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को ये दर्शाता है। ऊर्जा किलो कैलोरी, यहाँ देखिए, किलो कैलोरी पर एकांक क्षेत्रफल, एकांक समय अथवा एकांक क्षेत्र और समय के आधार पर व्यक्त की जाती है। मतलब किलो कैलोरी प्रति एकांक क्षेत्रफल के आधार पर इसे देखा जाना चाहिए। ये इसकी इकाई। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, किसी भी झील में स्वपोषी ऊर्जा 20,810 किलो कैलोरी प्रति मीटर प्रति वर्ष है। ये इसका मापन है। तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा ही सीधे रहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा पिरामिड को नापने की जो इकाइयाँ हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा इनकी जो आकृति है वो हमेशा सीधी रहेगी। इसे कभी उलट नहीं सकते। बाकी जो पिरामिड है वो सीधे उल्टे दोनों हो सकते हैं पारितंत्र के बदलाव के हिसाब से, लेकिन ऊर्जा पिरामिड हमेशा ही सीधा रहेगा, उसमें उल्टा करने की प्रक्रिया नहीं होगी। यहाँ आप ऊर्जा पिरामिड को देख रहे हैं। ये अपर्दक दिखाई दे रहे हैं और पुनर्चक्रित जो पोषक तत्व है वो दिखाई दे रहे हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य से फिर प्राथमिक उत्पादक जो है वो 100% ऊर्जा प्राप्त किए और उसका मात्र 10% जो है वो प्राथमिक उपभोक्ताओं को मिला। द्वितीयक को उसका मात्र 1% मिला और तृतीयक जो है वो उसका भी 1%। यहाँ पे 0.1 है, ठीक है। ये वाला जो है ये 0.1% है। मतलब द्वितीयक उपभोक्ता तक वो जो प्रतिशत था वो 1% था। उसके बाद जब तृतीयक उपभोक्ता में गया तो वहाँ 0.1% हो गया और शीर्ष जो परभक्षी है वहाँ पे 0.01% हो गया। इस प्रकार से आप देखें तो ऊर्जा का निरंतर और बहुत बड़े पैमाने पर ह्रास हो रहा है। यहाँ तक हमने पिरामिडों को देखा। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पारिस्थितिकी दक्षता का है, जो कि हमारे अगले वीडियो में होगा। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।